बता दें, हुनासा आईपीओ आज से खुल गया है। कंपनी की आगे की योजना को लेकर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गया है कंपनी का मैनेजमेंट। हमारे साथ इस वक्त हैं हुनासा कंज्यूमर की सीआईओ गजल अलग जी। गजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश में। और उसके साथ हैं सीएफओ रमनप्रीत सोही जी। रमनप्रीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और तैयारी काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो जो ये पहल है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। मेरा पहला सवाल यही है कि जो ग्रोथ की रफ्तार है उसे बरकरार रखने के लिए क्या गज़ल तैयारी है, और अगर हम इसकी तुलना इंडस्ट्री से करें और आपके पेयर्स से करें तो किस तरह से देख रहे हैं पूरे बिजनेस को? जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें शो पे लाने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर गुड विशेस। आई थिंक आज का दिन काफी एक्साइटिंग है हमारे लिए। हमने पिछले 6 साल पुरानी है हुनासा कंज्यूमर एज अ कंपनी। हमने 6 साल में 6 ब्रांड्स बनाए हैं। मामाअर्थ जो है सबसे बड़ा ब्रांड है, फास्टेस्ट 2000 करोड़ ब्रांड भी है। इसके अलावा हमने डर्मा को बनाया है जो कि 300 करोड़ एआरआर पे है। हमारा तीसरा ब्रांड एक्वालॉजिका है जो कि 150 करोड़ एआरआर पे है। और हमारे 2 और ब्रांड्स है, बीब्लांट और डॉक्टर शेड, जो हमने एक्वायर किए थे, वो भी बहुत तेजी से जो है ग्रो कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आई थिंक पिछले 6 सालों में भी हमने जो है मार्केट से काफी ज्यादा तेज ग्रो किया है। अगर आप हमारा लास्ट ईयर या Q1 ऑफ दिस ईयर देखें तो हमने 46% ग्रोथ किया है Q1 इस साल भी। एंड आने वाले टाइम के लिए भी हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रांग और एफिशिएंट है जो हमने लास्ट 6 साल में परफेक्ट किया, और मल्टीपल ब्रांड्स पे अप्लाई करके हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि फ्यूचर में भी हम मार्केट से तेज रफ्तार से ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रमनप्रीत, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या वो प्रोमिसेस हैं जिस पे आप लोग खरे उतरे हैं, और मामा अर्थ की जब बात आती है तो उसकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि जो विज्ञापन पे खर्च है, एड्स पे जो खर्च है, वो हम देखते हैं कि तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा है। कोई खास उद्देश्य इसका, कोई खास वजह इसकी, और पूरी तरह से मतलब जो एक प्रॉमिस है उसे अब नए दायरे में आप किस तरह से लेके जा रहे हैं? हाँ जी, जरूर। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अब जैसे गजल ने बताया कि हम 6 साल पुरानी कंपनी है, और इनफैक्ट मामाअर्थ 6 साल पुराना ब्रांड है, और बाकी जो हमारे 5 ब्रांड हैं वो शायद 2 साल या कुछ 1 साल पुराने ब्रांड है। तो अब जो हमारा एड स्पेंड जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इन सारे ब्रांड्स को मिला के है, राइट। और उसमें भी अगर आप देखिए, हमारा पहले स्पेंड 41% होता था, अभी पिछले 2 साल में हमने उसको 35% पे ले आए हैं। इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे हमारे ब्रांड स्केल किए हैं, ग्रो किए हैं, मामाअर्थ भी ग्रो किया है, या हमारे नए ब्रांड भी ग्रो किए हैं, ये हम बेटर एफिशिएंसी पे आए हैं। तो हमारा एएनपी स्पेंड जैसे जैसे ये ब्रांड ग्रो किए हैं कम हुआ है, राइट। और इस दौरान हम नई मार्केट्स में गए हैं, मतलब इंडिया में हम नए ज्योग्राफीज में गए हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन हुआ है, हम ऑमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम ऑनलाइन में भी काफी स्केल किया है हमने बिजनेस को, ब्रांड्स को, और हम ऑफलाइन में मामाअर्थ के थ्रू ऑफलाइन में भी बहुत हमने एक्सपेंड किया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम नए ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो मार्केट से शेयर लेते रहें, ग्रो करें। और बट एज यू नो कि नए ब्रांड्स को इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे ब्रांड और प्रॉपोजिशन के बारे में पता चले, और कंज्यूमर लव हमें अगले स्केल पे लेके जाता रहे। गजल, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। हम ग्रॉस मार्जिन को देखें तो वो 70% की रेंज में बरकरार है। क्या ये लेवल्स जो हैं वो लॉन्गर टर्म के लिए सस्टेनेबल आपको नजर आते हैं? क्या है मैनेजमेंट का नजरिया? देखिए, हम एज अ कंपनी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, और हमारी गार्डरेल भी यही है कि हम ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट में ही रहेंगे, चाहे हम नए ब्रांड्स लेके आए जो हमारे एग्जिस्टिंग ब्रांड्स है। एंड ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन मिलते हैं। पिछले 6 सालों में हमारे ग्रॉस मार्जिन 65 to 70% रेंज में ही रहे हैं, एंड फ्यूचर में भी इतने पे ही रहेंगे। बेटर हो सकते हैं, नीचे तो नहीं गिरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, रमनप्रीत, ज़रा मुझे ये बताइए कि अब
भविष्य को लेकर जो प्लानिंग्स हैं वो क्या हैं? जैसे कि बहुत स्पेसिफिक है कि आप लोग ब्यूटी केयर सेगमेंट में ही रहने वाले हैं, लेकिन किस तरह की जो है वो जो आपके कंज्यूमर हैं उनका नज़रिया बदल रहा है, या आप लोग जो रिसर्च कर रहे हैं या आप जिस तरह की डिमांड देख रहे हैं, क्या वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा जिस पे काम करना अभी बाकी है? चार बड़ी चीजें हैं जिसपे मैनेजमेंट अपना सबसे ज्यादा टाइम और फोकस देगा गोइंग फॉरवर्ड। एक चीज तो बिल्कुल है कि हम अपने ब्रांड्स को बनाते रहेंगे और ब्रांड्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को हमारे ब्रांड्स के बारे में पता चले एंड हमें ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर का प्यार मिले। दूसरा, हम ऑमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारा एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है मामाअर्थ के, जो हमने 2 साल पहले स्टार्ट किए थे। अभी हम 85 आउटलेट्स में हैं, तो उसको भी हम एक्सपैंड करते रहेंगे, फोकस करते रहेंगे, कंज्यूमर को ब्रांड का एक्सपीरियंस मिलता रहे थ्रू आवर एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। हम अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड से सम वाइट स्पेसेस में और ढूंढते रहेंगे, बिकॉज हमें लगता है कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पे अभी हमारे एग्जिस्टिंग ब्रांड्स या कुछ नए ब्रांड अगर हम फ्यूचर में सोचेंगे तो उस वाइट स्पेसेस में हम उस अपॉर्चुनिटी को लेने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही हमारा कुछ कहीं ना कहीं से अदर इम्पोर्टेंट फोकस फॉर अस इज कि हम एफिशिएंटली ग्रो करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे मार्जिन प्रोफाइल है जो इवॉल्व हो रही है उस पर हम फोकस करें, बिकॉज जैसे हमें स्केल नजर आ रहा है, हमें ये भी नजर आ रहा है कि हमारी मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो रही है। तो हम अपने स्केल को फोकस करते रहेंगे ताकि वो बढ़ता रहे और मार्जिन प्रोफाइल इवॉल्व होती रहे और इम्प्रूव बेटर डायरेक्शन पे जाती रहे। ठीक है गजल, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे वैल्यूएशन को लेके। जो वैल्यूएशन है करंट लेवल्स पे, क्या इसे जायज़ देख रही हैं आप? क्या नजरिया है इस पे? देखिए, वैल्यूएशन जो है एक नंबर नहीं है, एक्चुअली एक प्रोसेस है जो कि हमने पहली बार पिछले 2-3 हफ्ते में गो थ्रू किया है। इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, बैंकर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी होती है। हमने 100+ इन्वेस्टर्स से बात की, आप हमारी एंकर लिस्ट देख सकते हैं। कुछ काफी अच्छे नाम जैसे कैपिटल, फिडेलिटी, नॉर्जिस, द बेस्ट ऑफ एमएफ्स हमारे साथ जुड़े हैं इस जर्नी में। इन सबको हमने अपना बिजनेस मॉडल समझाया, इन सबको हमने बताया कि पिछले 6 साल में कंपनी कैसे बिल्ड हुई है, मॉडल क्या है, और वो मॉडल कैसे हमने बाकी ब्रांड्स पे भी अप्लाई करके उनको जो है बहुत ही तेजी से स्केल किया है। जैसे मैंने बोला कि मतलब पिछले 6 साल में मामाअर्थ ही एक कंपनी है जिसने 4+100 करोड़ ब्रांड बनाए हैं और एक ब्रांड 1000 करोड़ प्लस है जो कि मामाअर्थ है। तो ये सारे लोग इस बिजनेस मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं, आगे वाले आने वाली अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल को समझते हैं, और फिर एक नंबर पे अराइव किया जाता है। और वो नंबर पहली बार हमने जो है प्रेजेंट किया है। तो इट्स नॉट जस्ट अस बट इट्स द एंटायर इकोसिस्टम हु अंडरस्टैंड्स द बिजनेस मॉडल, एंड वैल्यूएशन उसके थ्रू अराइव की जाती है। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। गज़ल और रमनप्रीत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और इन सारी बातों पर बहुत स्पष्ट अपनी राय और नज़रिया रखने के लिए, आपके आईपीओ के लिए और भविष्य की आपके तमाम जो तैयारियां हैं उन सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप और बेहतर और बेहतरीन तरीके से इस सेगमेंट में बेहतर करते जाएं। चलिए, तो ये था मैनेजमेंट होनासा कंज्यूमर का, लेकिन आईपीओ पर एक विश्लेषण बहुत ज़रूरी है और ये विश्लेषण लेकर आ रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक, और उनके साथ जुड़ेंगे अविनाश गोरक्षकर साहब। तो चलिए चलते हैं इस खास विश्लेषण की ओर, आईपीओ कॉर्नर की ओर। आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और आज हम होनासा कंज्यूमर के आईपीओ की बातचीत करेंगे। आज से ये खुला है और मामाअर्थ जैसा स्ट्रांग ब्रांड इनके पास है। मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर, लेकिन कंपनी लगातार हम देख रहे हैं कि घाटा पोस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। वैल्यूएशन वाला भी एक फैक्टर है। तो आईपीओ में आपको पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, इसका हम विश्लेषण करेंगे, कारोबार को समझेंगे, आगे पोटेंशियल कितनी है इसको भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज अविनाश गोरक्षकर, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर।
अविनाश जी, ब्रांड रिकॉल मजबूत है, प्रेजेंस अच्छी है, ऑफलाइन की बात करें, ऑनलाइन की बात करें, ये इसके पक्ष में है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कंपनी लगातार घाटा पोस्ट कर रही है। हालांकि अगर हम टॉप लाइन की बात करें, अगर आय की बात करें तो वो ठीक ठाक है, लेकिन घाटे के चलते कहीं ना कहीं आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल, इंपैक्टेड होता है। आप ये बताइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं कंपनी को, और आईपीओ को लेकर आपका पहला व्यू क्या बन रहा है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, पहली बात तो होनासा जो कंपनी है वो बीपीसी मार्केट में काफी अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। मामाअर्थ जैसा बड़ा ब्रांड इनके पास है। और एक बात तो क्लियर है कि देखिए, प्रोडक्ट काफी अच्छा है। करीबन 70-80% की टॉप लाइन ग्रोथ इन्होंने पिछले 3-4 साल से रिकॉर्ड की है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ब्रांड वेरी स्ट्रांग है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। लेकिन अगर हम इस कंपनी की बिजनेस मॉडल को देखें और इनका जो एडवर्टाइजिंग का खर्चा देखें, तो आई मीन काफी सिग्निफिकेंटली हाई, ऑलमोस्ट 37-38% रेवेन्यू का वो एडवर्टाइजिंग को खर्चा करते हैं। तो ये बात क्लियरली सिग्निफाई करती है कि ये स्पेस कितनी कॉम्पिटिटिव है। मुझे लग रहा है कि देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो इन्वेस्टर्स को नियर टर्म में आएगी वो वैल्यूएशंस पे ही आएगी। मैं देख रहा था, इनका पी मल्टीपल करीबन 173 है। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिटेबिलिटी की रिकॉर्ड जैसे आपने बोली कि इनकंसिस्टेंट है, अभी भी ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर आईपीओ में किसी को पैसा लगाना है और अगर 1.5-2 साल का नजरिया लेना है, तो फिर हम इस आईपीओ को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को प्योरली लिस्टिंग गेन्स की बात करनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बाजार में लिस्टिंग गेन्स आपको काफी बड़े आएंगे। हालांकि देखिए, बड़े एंकर इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस को देख के, रिस्क रिवॉर्ड को देख के, शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स की कोई बड़ी उम्मीद ना करिए। इसमें बड़ा पैसा 1.5-2 साल के बाद ही बनेगा, और वो भी डिपेंड करेगा कि कितना डिलीवरी कंपनी करती है। क्योंकि देखिए, नॉर्मली जब हम हाई पी कंपनी को बेट करते हैं ना, कोई भी अर्निंग्स ग्रोथ में डिले आता है या रुकावट आती है, तो मार्केट ऐसे कंपनीज को बहुत हेवीली पनिश भी करती है। तो लॉन्गर टर्म के लिए ठीक है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा अपसाइड आना जरा डिफिकल्ट लग रहा है। थोड़ा सा मॉडरेट गेन लिस्टिंग आपको मिल सकता है, बट कोई बड़ा बम्पर लिस्टिंग गेन मिलना जरा डिफिकल्ट है। ठीक है, बम्पर लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना कीजिए। और अविनाश जी, जरा बिजनेस के बारे में बताइए, क्योंकि जैसी जानकारियां पब्लिक डोमेन में है कि कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, पूरा का पूरा जो इनका बिजनेस है आउटसोर्सिंग मॉडल पर बेस्ड है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ब्यूटी, पर्सनल केयर में ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। लिस्टेड स्पेस में तो कंपनियाँ हैं, अनलिस्टेड, अनऑर्गेनाइज से भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इनको मार्केटिंग पर, ब्रांडिंग पर लगातार एक बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। लोगों के मन में अविनाश जी डर ये भी है, क्योंकि हमने नायका का उदाहरण देखा हुआ है, थोड़े से अलग हो सकता है कि सेगमेंट में ऑपरेट करते हो, लेकिन कमोबेश यही चीजें। तो क्या वो वाला खतरा तो नहीं है इसमें? देखिए, मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि एक तो एडवर्टाइजिंग स्पेंड बहुत ही सिग्निफिकेंटली आया है, और ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इनको ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में पैसा खर्चा करके अपना ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना है। दूसरी बात जो कंसर्न मुझे लगती है वो यही है कि ऑलमोस्ट एंटायर जो प्रोडक्शन है वो आउटसोर्स्ड है। देखिए, आउटसोर्सिंग में एसेट लाइट मॉडल तो कंपनी जरूर एंजॉय करती है, बट यहाँ पे अगर कोई सप्लाई लॉजिस्टिक के इश्यूज आते हैं, तो कंपनी के लिए आगे दिक्कत हो सकती है। तो मेरे ख्याल से देखिए, प्योर कंपैरिजन मैं करूंगा नहीं, बट एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर डिलीवरी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है, तो मार्केट्स इनको डेफिनेटली रीरेट करेगा। बट अगर यहाँ पे कोई बिलो एक्सपेक्टेशन नंबर आता है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी 1-2 क्वार्टर्स मार्केट वेट करेगी, उसके बाद अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती, तो मेरे ख्याल से काफी निराशा भी आ सकती है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो करीबन 1.5-2 साल के टाइम फ्रेम के ऊपर ही बेट कर रहे हैं। बट लिस्टिंग गेन्स के लिए, जिनको लिस्टिंग पॉपअप गेन्स चाहिए, उनके लिए तो मेरे ख्याल से ये इशू में काफी कम रिस्क रिवॉर्ड टेबल पे रखा गया है। 173 का पी मल्टीपल काफी हाई है। काफी लोग इनको ईवी टू सेल्स के मल्टीपल पे देख रहे हैं। पर देखिए, मुझे लगता है कि बाजार में एक बात आपको समझना है कि जब तक अर्निंग्स ग्रोथ आती नहीं है और पी मल्टीपल रीजनेबल नहीं होता है, तब तक स्टॉक में कोई री-रेटिंग आती नहीं। अविनाश जी, 1700 करोड़ रुपए ये रेज करने जा रहे हैं आईपीओ के थ्रू, और उसमें ओएफएस का जो कंपोनेंट है वो है 1336 करोड़ का, फ्रेश इशू है 365 करोड़ का। तो आपको लगता है कि ये इस लिहाज से भी आकर्षक नहीं है, क्योंकि पैसे तो जो कंपनी में जाएंगे वो सिर्फ 365 करोड़ जाएंगे, बाकी जो इनके इन्वेस्टर हैं जो यहां से एग्जिट लेंगे या फिर पार्टली अपने स्टेक को ऑफलोड करेंगे, उनकी जेब में जाएंगे। तो
लिहाज से थोड़ा सा आकर्षक नहीं रह जाता है ये? नहीं, बिल्कुल देखिए, जब भी बड़ा परसेंटेज ऑफ द आईपीओ ओएफएस में जाता है अभिषेक, एक बात तो क्लियर है कि प्रोमोटर्स को पैसा मिल रहा है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो उनके पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो बुकआउट कर रहे हैं। अगर कंपनी इतनी अच्छी है तो मेरे ख्याल से देखिए उनको डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तो ये तो काफी ऑब्वियस है। अगर कंपनी में पैसा आता है तो ऑब्वियसली दैट इज अ बिग ब्राउनी पॉइंट फॉर द कंपनी, बट अगर ओएफएस ज्यादा है तो डेफिनेटली ये भी एक फैक्टर है जो थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का पैसा है, वो भी चाहेंगे कि कंपनी के ग्रोथ के लिए ये यूज किया जाए। तो ऑलमोस्ट 75 to 80% तो ओएफएस ही है, बैलेंस पैसा कंपनी में जा रहा है। तो आई वुड से दैट ये भी एक नेगेटिव ही फैक्टर है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए अगर उनको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है अविनाश जी, सवाल ये है कि अप्लाई फिर करें क्यों? आप कह रहे हैं कि मॉडरेट गेन्स की उम्मीद कीजिए, और आईपीओज को अगर हम खंगालें अगर टटोलें अगर, तो पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि मॉडरेट तो वो होते हैं कि अगर 20 से 25% आ जाए, अगर वो भी ना आए तो फिर आईपीओ का रूट हम ले ही क्यों? फिर तो एक बार कंपनी को लिस्ट हो जाने दें, उसके बाद उसको परखें जांचें, फिर से व्यू बनाएं। तो आप बताइए सर, आपकी राय क्या है? कोई आपसे अगर पूछ रहा है फोन करके, मैसेज करके कि अविनाश जी बताइए क्या करना है, आईपीओ पैसे लगाने हैं नहीं लगाने हैं, तो आप क्या सलाह दे रहे हैं? मेरे ख्याल से देखिए पर्सनली मुझे लगता है कि आपको आईपीओ मिस करना चाहिए। सेकेंडरी मार्केट में एक बार लिस्टिंग होने के बाद आपको मौका मिलेगा। काफी लोग एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट देखते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, होपफुली उनको लगता है कि यही कारण है कि वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा। बट मेरे हिसाब से इस आईपीओ में कोई जल्दबाजी ना करे, आपको उसको सेकेंडरी मार्केट में अगर खरीदना है तो मौका जरूर मिल सकता है, और होपफुली अगर ये मॉडरेट गेन से लिस्ट होता है तो बाद में आपको मौका भी मिलेगा। तो आई वुड नॉट बी इन फेवर ऑफ सब्सक्राइबिंग दिस इशू, बिकॉज क्लियरली मार्केट सेंटिमेंट भी थोड़ा सा वोलेटाइल है और वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। आई थिंक ये डेफिनेटली सस्ता इशू नहीं है कोई भी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सस्ता नहीं है और इसको अवॉइड कीजिए, मतलब मोटा मोटी सलाह ये है। अविनाश जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कई बार हम एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि मॉडरेट गेन्स, तो आपके नज़र में मॉडरेट गेन्स कितने होते हैं? 5 से 10%, 15 से 20%, या फिर उससे और कम, या फिर और ज़्यादा? समझता हूं कि 15 से 20% आप मॉडरेट गेन समझ लीजिए। 15 से 20% इशू प्राइस के ऊपर जब मैं कहता हूं तब आप मान के पकड़ के चलिए कि बिटवीन 15 to 20% लिस्टिंग गेन्स पॉसिबल लग रहे हैं। ठीक है, तो मामाअर्थ यानी कि हुनासा कंज्यूमर, वैल्यूएशंस महंगे हैं, अब एडवर्टाइजिंग जो खर्च है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है जिस स्पेस में ये कारोबार कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि कहीं ना कहीं बाज़ार का मूड माहौल भी थोड़ा सा अभी कॉशियस अप्रोच वाला ही है। उसमें मैंने देखा था कि आईआरएम एनर्जी की लिस्टिंग हुई थी, हालांकि सब्सक्रिप्शन बहुत ही शानदार आया था आईआरएम एनर्जी का, लेकिन चूंकि मार्केट का मूड थोड़ा सा वोलेटाइल था, थोड़ा सा कमज़ोर था, हमने कमज़ोर लिस्टिंग होती हुई देखी। मामाअर्थ, जिसके अराउंड हम कह सकते हैं कि चर्चा में तो है ये, लेकिन कई बार नेगेटिव वजहों से भी चर्चा में है, और कहीं ना कहीं इस पर एक्सपर्ट भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आप फिलहाल इससे दूर रहिए, एक बार लिस्ट हो जाने दीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम व्यू लेंगे 89 स्वदेश पर कि आपको इसमें करना क्या है। अविनाश जी, खैर बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और इस आईपीओ पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए